हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी ऑनलाइन। तो जैसा कि आज हमारा लास्ट तीसरा लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अगर आप लोग इस वीडियो पर नए आए हैं, ठीक है, तो आप पहले जो लेक्चर 1 है और लेक्चर 2 है उनको आप डिटेल में देख लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। हमने पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? संविधान संविधान और पॉलिटी में अंतर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन और राज्य व्यवस्था में अंतर, ये चीज़ हमने देखी थी, ठीक है। इसके बाद हमने संविधान की व्याख्या, यानी कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, अध्याय क्या है, भाग क्या है। इसके बाद हमने संविधान का वर्णन, दर्शन, सरकार गठन, विविध, यहाँ पे हमने सरकार के पार्ट देखे थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। इसके बाद हमने बहुमत के प्रकार देखे थे, विधायिक, विधेयक और अधिनियम में अंतर देखा था, ठीक है। संविधान का दर्शन, जिसको हम सबसे पहले प्रस्तावना उठाई है, ठीक है। प्रस्तावना में हमने देखा है कि प्रस्तावना का वर्णन देखा है, इसमें सत्ता का स्रोत क्या होता है, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य। तो सत्ता का स्रोत यानी कि जनता, ये चीज़ हमने कल देख ली थी। आज हम देखेंगे सत्ता का स्वरूप, ठीक है, और सत्ता का उद्देश्य आज हम खत्म कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, वहाँ पे हम थोड़ा एक चीज़ और आती है, जैसे कि मैं इसमें पूछ लेते हैं प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना की आलोचना और इससे संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैं थोड़ा कुछ डिस्कस कर लूँगा और आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूँगा, ठीक है। इसके बाद हमारा एक लेक्चर और होगा, यानी कि लेक्चर 4। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि प्रस्तावना के लास्ट टॉपिक होंगे वो सारे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मौलिक अधिकार, यानी लेक्चर 4 में हम मौलिक अधिकार, लेक्चर 5 में हम मौलिक अधिकार देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का पहला हमारा टॉपिक है वो है सत्ता का स्वरूप। तो प्रस्तावना में हमने देखा था कि सत्ता के स्वरूप के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सत्ता का स्वरूप कहाँ कैसा होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि ऐसा कोई देश, ठीक, जैसे कोई टेरिटरी है, इसमें क्या होना? संपूर्णता, प्रभुत्वता और संपन्नता, यानी कि ऐसे देश से तात्पर्य जो अपने आंतरिक और बाह्य, है ना, जो अपने अंदर के मामलों में और जो बाहरी मामले होते हैं उन दोनों में स्वतंत्र होकर निर्णय ले सके, उन्हें हम कहते हैं क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी ठीक है। कैसे कैसे मुद्दों में डिस्कशन कर, मतलब हम निर्णय ले सकते हैं यहाँ पे? तो आंतरिक और एक्सटर्नल, यानी कि हम बाह्य, जो बाह्य हमारे जो मामले होते हैं, आंतरिक और बाह्य मामले दोनों में हम, इनसे हम इंटरनल बोलते हैं और इसे हम एक्सटर्नल बोल देते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, इनमें अगर हम निर्णय ले रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होकर, स्वतंत्र निर्णय ले रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहलाएंगे, ठीक। तो ये पहली चीज़ हो जाती है। वहीं अगर आप लोग इसमें कन्फ्यूजन हो कि इंटरनल फैक्टर्स क्या कौन होते हैं और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इंटरनल फैक्टर्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं? जो हमारे इकोनॉमिक हो गए, ठीक, सोशल और एक पॉलिटिकल, यानी कि हमारे जो आर्थिक मुद्दे हुए, सामाजिक मुद्दे हैं और राजनीतिक मुद्दे, अगर हम इनमें संपूर्ण होकर यानी स्वतंत्र होकर निर्णय ले सक रहे हैं तो हम आंतरिक मामले में संपन्न हो गए। और बाहर में यानी विदेशी, यानी कि विदेशी मामलों में भी हम स्वतंत्र होकर निर्णय ले रहे हैं तो हम संपूर्ण संपन्न देश कहलाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपको बहुत अच्छे संपन्न समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग पीटी में या मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समाजवादी। तो समाजवादी का तात्पर्य क्या होता है? समाजवाद कितने प्रकार का होता है? हमारे देश में किस प्रकार का समाजवाद पाया जाता है? इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे, एक तो होता है समाजवाद मार्क्सवाद वाला, ठीक, और दूसरा होता है एक लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद। चलिए, अब क्या होता है कि हमने ने इनमें कुछ तत्व सेम पाए, सिमिलरिटी पाई जाती है। जैसे मैं 4 फैक्टर की बात करूँ कि 4 फैक्ट ऐसे हैं जो दोनों में सिमिलर पाए जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से? चलिए यहाँ पे देखते रहूँ। इसमें क्या होता है कि संपत्ति का समाजीकरण, अगर आप चाहते हैं तो इसे नोट करके अपने नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। संपत्ति का समाजीकरण, दूसरा है समानता, ठीक, और फिर तीसरा क्या है? मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण। क्या है? मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है हमारा? शोषण विहीनता। तो ये 4 फैक्ट हैं जो कि मार्क्सवाद के समाजवाद में और जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है इन दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हम मार्क्सवाद या फिर साम्यवादी बोल देते हैं, ठीक है। कहीं के ऊपर आपको साम्यवाद शब्द भी देखने को मिल जाएगा। तो इनमें क्या होता है, जो 4 फैक्ट होते हैं जो दोनों में कॉमन पाए जाते हैं। अब देखिए वो कौन से फैक्ट हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों को अलग करती हैं।
पहले हम बात करते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में। जो लोकतांत्रिक समाजवाद में है तो वो क्या चीज़ें होती हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद कैसे काम करता है, चुनाव के माध्यम से, ठीक। दूसरा, कानून के माध्यम से, और एक चीज़ और हो सकती है क्या, योजना निर्माण, जो कि क्या होता है हमारे भारत में पाया जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद। अगर हम बात करें मार्क्सवाद में क्या चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है, ठीक है। वर्ग संघर्ष किनके बीच में, जो एक शोषक होते हैं और जिसके प्रति शोषण हो रहा है, शोषक और शोषणकारी के बीच में क्या होता है, यानी शोषित बोल सकते थे हम, शोषित, जो शोषित हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, वर्ग संघर्ष बना रहता है। दूसरा क्या हो सकता है, क्रांति, और तीसरा क्या हो सकता है, हिंसा, ठीक है। ये शब्द ऐसे हैं, ऐसे तत्व हैं ये, जो कि आपको मार्क्सवाद या समाजवाद में देखने को मिल सकते हैं। जो भी मार्क्सवादी क्रांति हुई हैं, ठीक है, समाजवाद को लेकर, उनमें आपको ये सब तत्व देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं, वह आपका कुछ चुनाव कानून के माध्यम से या फिर योजना निर्माण के माध्यम से आपका जो समाजवाद प्रसारित करना है, यानी कि हमें जो उद्देश्य प्राप्त करने, कौन सा, संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए, समानता होनी चाहिए सबके बीच में, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण होना चाहिए, और शोषण विहीनता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तत्व हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और हम चुनाव कानून और योजना निर्माण के माध्यम से लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। वहीं पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि भारतीय समाजवाद का अर्थ क्या होगा, ठीक। कभी कभी ऐसे, कभी इसका केस भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी आया था, ठीक है। इसका नाम है DS नकारा बनाम भारत संघ, ठीक। क्या हुआ था इसमें, इसमें पूछा गया, बताया गया था कि जो भारत का समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद से समानता रखते हुए भी क्या है, इसमें DS नकारा मैं लिख दे रहा हूँ, DS नकारा बस इंडियन संघ यूनियन, ठीक है, इंडियन यूनियन और DS नकारा, ये केस हुआ था, ठीक है। तो इसमें बताया गया था कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है, वो भारतीय समाजवाद से समानता रखते हुए भी विशिष्ट है। इन्होंने बताया था कैसे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट आपको कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखना तो आप नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो। तो यहाँ पहला पॉइंट बताया गया था कि आय की समानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना, जो असमानता है इसको क्या करना है, कम करना है। दूसरा पॉइंट बोला गया था जीवन स्तर की असमानता, जो जीवन स्तर है इसकी जो असमानता है इसको भी कम करना, ठीक। तीसरा है मजदूर एवं वंचित वर्ग, ठीक है, मजदूर एवं वंचित वर्ग, में लिख दे रहा हूँ वंचित वर्ग या मजदूर, इनका जो कल्याण है वो करना, तो कुछ समानता भी रख रहा है और आप कुछ विशिष्टता भी दे रहा है। और चौथा क्या हो जाएगा, शोषण को समाप्त करना, शोषण को समाप्त करना। तो कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय समाजवाद में और लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या क्या विशिष्ट बातें कही गई हैं, तो ये आप बता सकते हो, यहाँ पे कोट डाउन कर सकते हो कि DS नकारा बनाम इंडियन यूनियन केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में आया गया था, तो ये उन्होंने पॉइंट सजाए थे ना, ये पॉइंट उन्होंने बताए थे, ताकि आप इन्हें डाल सकते हो क्वेश्चन में अपने। और अगर पूछा जाता कि मार्क्सवाद में और जो मार्क्सवाद है और फिर जो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन मिलती हैं, तो ये कॉमन चीज़ें दी गई हैं, ठीक। यहाँ पे कॉमन जो चीज़ें दी गई हैं वो आप लिख सकते हो, और क्या क्या विशिष्ट बनाती हैं, तो यहाँ पे कुछ अलग भी दी गई हैं, इसकी चीज़ कुछ अलग हो जाती है और यहाँ पे ये अलग हो जाती है। वहीं पे लोकतांत्रिक समाजवाद और भारतीय समाजवाद, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या है, कैसे ये धर्मनिरपेक्ष से अलग है, और संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द क्यों जोड़ा गया, ठीक है, क्यों जोड़ा गया, चलिए बात करते हैं इस पर। तो हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष, ठीक है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य ऐसे देश जहाँ पर क्या हो, राज्य का कोई धर्म ना हो, राज्य का कोई धर्म ना हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम यह बता सकते हैं कि नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना किया जाए ना, नागरिकों के बीच क्या नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर भेदभाव, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि सभी नागरिकों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, समान रूप से क्या होना चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप यहाँ पे ये भी चीज़ नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट को आप
प्राथमिकता में लिख सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि पंथ निरपेक्ष सबसे बेहतर कौन हो सकता है, तो पहला पॉइंट जो दिया गया है कि राज्य का कोई धर्म ना हो, ठीक है। राज्य कैसा होना चाहिए, धर्म विहीन होना चाहिए, कोई धर्म नहीं, जो सरकार अपना संविधान को प्रायोरिटी रखे, उस चीज़ से संविधान का शासन चलता है। तो पहले आप प्रायोरिटी में अगर 3 पॉइंट आ जाते हैं तो आप प्रायोरिटी में क्या रखोगे, राज्य का कोई धर्म ना हो, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पंथ निरपेक्ष और ये हो जाता है हमारा धर्म निरपेक्ष। चल, तो पंथ निरपेक्ष, पंथ यानी कि इसका मतलब होता है सेक्ट, और धर्म का मतलब भारतीय समाज क्या माना जाता है, रिलीजन। चलिए, ठीक है। अब सेक्ट क्या चीज़ होती है, बहुत कई धर्म होते हैं, ठीक है। हर धर्म के अंदर बहुत सारे सेक्ट निकल के आते हैं, और रिलीजन, रिलीजन यानी कि धर्म होते हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय समाज में या फिर भारतीय, हम प्राचीन भारत में बात करते हैं, तो धर्म का मतलब रिलीजन नहीं माना गया है। वहाँ पे धर्म का मतलब क्या माना गया है, जैसे कि मनुष्य का धर्म क्या होता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं छात्र धर्म की बात, ठीक, और पितृधर्म की बात करते हैं, तो सबके अपने अपने धर्म होते हैं, ठीक है। हर प्रोफेशन के अपने अपने धर्म होते हैं। तो वो शब्द अगर रिलीजन से आता है, और संविधान में अगर धर्म निरपेक्षता की बात करें, यानी कि अपने धर्म से हट जाना, तो ये सब तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये तो संविधान के विपरीत, जो भावना है संविधान की, उसके विपरीत हो जाएगा। इसलिए प्रस्तावना में संशोधन करके पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। इसलिए जोड़ा गया, आप समझ गए होंगे कि धर्म और रिलीजन दोनों में डिफरेंस होता है, इसलिए इसको जोड़ा गया है। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष क्यों इसको हटाया गया और क्यों पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। चलिए, एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको कि जो धर्म निरपेक्ष शब्द में जो धर्म की बात की गई ना, तो धर्म में क्या होता है, जितने भी हमारे जो प्राचीन ग्रंथ, जैसे हम गीता की बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे इस प्रकार के छात्र धर्म या पिता धर्म, इन सब के धर्म की बात की गई, ठीक है। तो मैं ऑथेंटिक सोर्स से मैं यहाँ पे बता सकते हैं। एक चीज़ ये हो जाएगी। वहीं होता है कि कर्तव्य होते हैं, धर्म को यहाँ पे कर्तव्य के रूप में देखा गया है, तो कर्तव्य से तटस्थ नहीं होना चाहिए। निरपेक्ष यानी कि तटस्थ होना, तो कर्तव्य से तटस्थ नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे नो हटा दिया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा क्लियरिटी बता दिया आपको, ताकि आप कभी भी किसी डिस्कस करते हैं या फिर कहीं भी आप क्वेश्चन में इसको आंसर अपने डालते हैं, तो कितने वैलिड तरीके से थोड़ा इसको बता सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, अगर धर्मनिरपेक्ष और धर्म और जो पंथ निरपेक्ष, इन दो चीज़ की बात की जाए, तो मैं थोड़ा एक टॉपिक यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको कि भारतीय समाज में या फिर भारतीय जो संविधान में या फिर जो कोई कानून होता है या कोई भारत सरकार है, ठीक है, भारत सरकार लेते हैं, तो यहाँ पे कहा गया धर्मनिरपेक्ष नहीं होगी, है ना। धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष होगी, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो राजनीति है, ये भी कहा जाता है कि जो राजनीति में चुनाव होते हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए, किसी धर्म के पक्ष में नहीं होने चाहिए। लेकिन आप देखते हैं जो वोट बैंक होता है, यहाँ पे क्या होता है, धर्म की राजनीति होती है, ठीक है। अगर पहली चीज़ हो जाती है, इसके बाद सरकारें बनती हैं, तो जो मंत्री होते हैं वो भी धर्म या जाति के आधार पर रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ सामने आती है निकल के, जिससे हमें थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि सैद्धांतिक तौर पे ये चीज़ तो मानी जाती है कि धर्मनिरपेक्ष रहेगा, पंथ निरपेक्ष रहेगा, लेकिन व्यवहारिकता में हम देखें तो ये चीज़ खरी नहीं उतरती है। हमें यहाँ पे इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र, हम किस प्रकार के लोकतंत्र की कल्पना करेंगे, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, या फिर एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात करें तो लोकतंत्र को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए, ठीक है। ये 3 अगर की पॉइंट हमें याद रहते हैं तो हम इसको डेफिनेशन को आराम से लिख सकते हैं। लोकतंत्र क्या होता है, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन, ठीक है, ये कहलाता है लोकतंत्र। जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन, ठीक है। देखिए जनता का तात्पर्य क्या हो जाएगा हमारा, लोक प्रभुता, ठीक है। जनता के द्वारा यानी कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ठीक है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं ना नेता वगैरह। इसके बाद जनता के लिए यानी कि जनता के हित में, या फिर जनहित के हित में ना, ऐसे जनहित बोल सकते हैं,
जनता के हित में। तो इस प्रकार का जो शासन होता है वो कहलाता है हमारा लोकतंत्र। अब बात निकल के आती है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा होता है अध्यक्षात्मक, यानी अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ठीक है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र पाया जाता है, अगर हम यहाँ पे देखें कि जो संसदीय लोकतंत्र है वो ब्रिटेन में देखने को मिलेगा हमें, और जो अध्यक्षात्मक है वो हमें यूएसए में देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें सामने क्लियर हो जाती हैं। अगर हम बात करते हैं कि संसदीय लोकतंत्र की, तो संसदीय लोकतंत्र को भारत में लिया गया है, ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, ये हम मान सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो संसदीय लोकतंत्र है इसमें और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या क्या भिन्नताएं होती हैं। तो इसमें जो विधायिका होती है और जो कार्यपालिका होती है, दोनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। ठीक है, विधायिका और कार्यपालिका क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। वहीं हम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात करें तो यहाँ पे दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, ये तीनों क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। पहली चीज़ हो जाती है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे हमारे संसदीय लोकतंत्र में एक होता है वास्तविक और एक होता है नाम मात्र का। तो यहाँ पे जो हमारे नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, एक दूसरे से क्या होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, और वहीं पर हम अध्यक्षात्मकता की बात करें तो यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर होते हैं, दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सामने आपको मिल जाती हैं। वहीं अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, जो वास्तविक कार्यपालिका से का जो कार्यकाल होता है, क्या होता है इनका, अस्थिर होता है ना, सुनिश्चितता नहीं होती है, यानी स्थायित्व नहीं होता है यहाँ पे, कि फिक्स नहीं है, कोई कभी आपको हटाया जा सकता है। अगर आप संसदीय लोकतंत्र या फिर संवैधानिक रूप से काम नहीं करते तो आपको हटाया सकता है, स्थायित्व नहीं होता है। और यहाँ पे स्थायित्व जो है वो होता है। ठीक है, ये चीज़ आती है। अगले अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो संसदीय प्रणाली में प्रमुख विशेषता क्या पाई जाती है कि यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व। ये चीज़ देखने को मिल जाएगी हमें सामूहिक उत्तरदायित्व की, कहाँ पे, संसदीय लोकतंत्र में। और अध्यक्षात्मक में आपको ये चीज़ जो स्थायित्व होता है वो ज़्यादा होता है, और जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, ठीक है, स्थायित्व आपको मिलेगा यहाँ पे, और जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या होती है चीज़ें, कैसे दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। अब एक चीज़ अगर हम इनके गुण की बात करें कि क्या क्या संसदीय लोकतंत्र के गुण हैं और क्या क्या अवगुण हैं। ठीक, यहाँ पे मैं गुण लिख देता हूँ और यहाँ पे अवगुण लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वैसे हम गुण लिख देते हैं और इनके अवगुण की बात करेंगे। अब देखिए, अगर मैं संसदीय लोकतंत्र गुण की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने पहली चीज़ बता दी है, जो चीज़ मैंने यहाँ पे अभी आपको समझा रहा था उसी चीज़ को दोबारा से रिपीट करके एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि गुण और अवगुण में कैसे हम बांट सकते हैं। तो यहाँ पे गुण में क्या चीज़ आएगी, एक उत्तरदायित्व रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है तो हम थोड़ा अच्छे से काम करते हैं, जो मंत्रिपरिषद होती है अच्छे से काम करती है। विधायिका, ठीक है, विधायिका और जो कार्यपालिका है हमारी, उन दोनों में क्या होता है, सामंजस्य होता है, ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। वहीं पर अवगुण की बात करते हैं तो राजनीतिक अस्तित्व रहता है, वो गड़बड़ हो जाता है थोड़ा। एक चीज़ क्या होती है, अयोग्य मंत्रिपरिषद, अयोग्य मंत्रिपरिषद, ये चीज़ यहाँ पे अवगुण में देखने को मिल जाएगी। अब वहीं हम बात करेंगे कि अध्यक्षात्मक में गुण क्या होते हैं, यहाँ पे योग्य मंत्रिपरिषद मिल जाएगी, यानी सेम उल्टा कर देना है। ठीक है, और क्या हो जाए, राजनीतिक स्थायित्व हो जाता है, एक चीज़ ये हो जाती है, 2 पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे। और अवगुण की बात करेंगे तो अवगुण में क्या हो जाता है कि तानाशाही का डर रहता है, और दूसरा विधायिका और कार्यपालिका में क्या हो, तनाव बना रहता है। यानी जो चीज़ यहाँ पे गुण बन जाती है वो यहाँ अवगुण हो जाएगी, और जो यहाँ पे अवगुण है वो यहाँ पे गुण बन जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है और समानताएं होती हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया है क्या, लोकतंत्र। अब हम बात करेंगे गणराज्य के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गणराज्य किसे कहा जाता है, गणराज्य का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, आप लिख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि गणराज्य से तात्पर्य ऐसे देश से है जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत ना हो, बल्कि कौन हो, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। जो इनका जो प्रमुख होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, या तो प्रत्यक्ष चुनाव हो या फिर अप्रत्यक्ष। ठीक है, कैसा नहीं होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए,
और मनोनीत नहीं होना चाहिए, तो वो देश क्या कहलाएगा, गणराज्य कहलाएगा। ठीक है, जिसका प्रत्यक्ष चुनाव होता हो या अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यानी कि चुन के द्वारा, चुनाव के माध्यम से अगर वो चुन के जाता है तो हमारा वो गणराज्य कहलाएगा। ठीक है आपकी चीज़ समझ में आ गई होगी कि गणराज्य किसे कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो भारत में जो लोकतंत्र है और कौन सा लोकतांत्रिक गणराज्य माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आती है भारत में। चलिए तो इसको हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वास्तविक शक्ति उनके पास होती है। ठीक है, जबकि ब्रिटेन में जो लोकतंत्र है लेकिन वो गणराज्य नहीं है, वो संवैधानिक राजतंत्र होता है। ब्रिटेन में क्या चीज़ अलग हो जाती है कि वो संवैधानिक राजतंत्र हो जाता है, क्योंकि बिना पीएम की सलाह से जो उनके राजा रानी होते हैं, सम्राट होते हैं वहाँ पे, वो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। संवैधानिक राजतंत्र हो गया। ठीक है, गणराज्य यानी राज्य का प्रमुख। ठीक है, और भारतीय हम लोकतंत्र की बात करें, भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो लाल किले पर झंडा फहराएंगे। ठीक है, और 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी उसको सम्मानित करेंगे। ठीक है, उस समारोह को आयोजन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है हमारी, दोनों को ही कैसे दिखाया गया है कि भारत में कैसे लोकतांत्रिक गणराज्य चल रहा है। इसकी हमने एक जो उसकी परिभाषा होती है, उसकी गरिमा होती है, इसका हमने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा गणराज्य। अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही हो, जैसे कि हम बात करते हैं डेमोक्रेसी, इंग्लिश में वर्ड होता है डेमोक्रेसी, दो प्रकार की होती है, एक प्रजातंत्र वाली और एक लोकतंत्र वाली। तो प्रजातंत्र जैसे हम राजतंत्र भी बोलते हैं, यानी ब्रिटेन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, जो प्रजातंत्र होता है वो ब्रिटेन के लिए फेमस मतलब प्रयोग हो जाता है, और जो लोकतंत्र है वो हमारे लिए सीधा सीधा हो जाता है, यानी जनता या नागरिक, यानी जनता चुनाव करके भेजती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो राज्य का प्रमुख होता है उसको जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुन के भेजा जाता है, जैसे राष्ट्रपति जी अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि गणराज्य क्या चीज़ होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सत्ता के उद्देश्य के बारे में कि सत्ता का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऊपर नोट्स में थोड़ा ज़्यादा ही खिचड़ी पक गई है, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा। वैसे आप अगर वीडियो को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको चीज़ें सारी समझ में आ रही होंगी, और आप साथ साथ लिखते चल रहे हैं तो आपको बहुत ही आ, अच्छे से वे में आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे से मैं कोशिश करूँगा थोड़ा इसको क्लियर रखूँ, ताकि आपको बाद में अगर वीडियो को दोबारा से अगर वॉल्यूम करके और पॉज करके लिखना भी चाह रहे हो, नोट डाउन करना चाह रहे हो, तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे से इसका ध्यान रखूँगा मैं। चलिए तो हम बात करते हैं सत्ता के उद्देश्य के बारे में कि सत्ता का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। चलिए तो हम पहले सबसे पहले बात करते हैं न्याय की। ठीक है, तो किस प्रकार के न्याय। पहला होता है राजनैतिक, दूसरा होता है सामाजिक, और तीसरा होता है आर्थिक। तो किस प्रकार के न्याय की बात प्रस्तावना में कही गई है जो कि संविधान में निहित है। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्याय वाला पॉइंट कि किस प्रकार के न्याय को संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किया गया है। अगली जो बात आती है वो है स्वतंत्रता के बारे में। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए और किनको प्राप्त होनी चाहिए। तो पहली प्रकार की स्वतंत्रता हो जाती है विचार। ठीक है, विचार करने की स्वतंत्रता। दूसरा होना चाहिए विचारों को अभिव्यक्त करना, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला फिर है विश्वास, जब आप अभिव्यक्त करोगे तो सामने वाले को विश्वास भी होना चाहिए, तो उसकी भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक, अगर धर्म कर रहे हो तो उसकी उपासना की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, तो उपासना की स्वतंत्रता। तो इतने प्रकार की स्वतंत्रता है वो आपके संविधान में यहाँ पे प्रस्तावना में के माध्यम से बताई गई है कि संविधान में इस प्रकार की भावनाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये हो जाती है हमारी स्वतंत्रता की बात। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि विचार, प्लस चेंज कर दे रहा हूँ, विचार की बात करेंगे। तो अभिव्यक्ति के बिना जो विचार का कोई महत्व नहीं होगा। ठीक है, अगर आप विचार सोच भी लेते हो तो अभिव्यक्त नहीं करोगे तो विचार का कोई महत्व नहीं है, और विचार की क्षमता के बिना अभिव्यक्ति का भी महत्व नहीं होता है। दोनों चीज़ एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई मानी जाती है। ठीक है, विचार के लिए क्या चाहिए आपको, एकांत चाहिए होता है, जहाँ आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, सोचना, एकांत में क्या करते सोचोगे। ठीक है, चिंतन करोगे। विचार की एक मानसिक या आंतरिक क्रिया होती है। विचार कैसी प्रक्रिया है, एक मानसिक या फिर आंतरिक। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो भी लिखा हुआ मिलेगा उसको आप नोट डाउन कर लेना, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। वही हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, तो अभिव्यक्ति क्या है, ये वह क्रिया है और इसको हम विचारों को प्रकट करने के लिए यूज़ करते हैं। विचारों को प्रकट करने के लिए इसको हम अभिव्यक्ति के रूप से समझते हैं।
ठीक है, ये 2 चीज़ समझ में आ गई होगी। और अभिव्यक्त करने के लिए आपको क्या चाहिए पड़ते हैं? समूह। समूह नहीं होगा तो आप कैसे अभिव्यक्त करोगे ना, स्वयं को तो अभिव्यक्त कर नहीं सकते हो ना, तो समूह को अभिव्यक्त करने की ज़रूरत होती है। जबकि यहाँ पे एकांत की ज़रूरत पड़ती है, वहीं पे समूह की ज़रूरत पड़ती है। ये भाव प्रक्रिया है अभिव्यक्ति, और विचार क्या है? आंतरिक। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे विश्वास की। तो विश्वास किसी विचारधारा या सोच में विश्वास, कोई विचारधारा होती है या फिर सोच, इसमें विश्वास की बात की जाती है, विचारधारा या फिर सोच। ठीक है, तो ऐसी विचारधारा में विश्वास जो कैसी हो? अहिंसात्मक हो, जिसमें अहिंसा की भावना हो, या फिर संवैधानिक अनुकूल हो। तो ये हमारा क्या रहेगा? ऐसी विचारधारा जो अहिंसा और संवैधानिकता को बरकरार रखती हो, ऐसी विचारधारा को मानने की स्वतंत्रता, उसमें विश्वास करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे बात आती है धर्म की। तो धर्म यानी कि रिलीजन। ठीक है, तो धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है? सैद्धांतिक होती है। इसको आप सैद्धांतिक रूप में ही समझोगे, इसको सैद्धांतिक माना गया है। धर्म को कैसे स्वीकार करोगे? सैद्धांतिक रूप से। वही बात आती है कि उपासना। तो उपासना यानी कि आचरण, आचरण करना। जब तक आप किसी धर्म की उपासना करना है, और आचरण यानी कि उसी आचरण, धर्म तो अपना लिया है, अगर धर्म का व्यवहारिक रूप समझा जाए तो उसे कहते हैं आचरण। तो आचरण क्या होता है? व्यवहारिक। जो आचरण होता है वो व्यवहारिक होता है। ठीक है, जैसे कि कोई कर्म कांड करना होता है, उपवास रखना आदि चीज़ें जो होती हैं वो हमारे किस में आती हैं? व्यवहारिक रूप में आती हैं। तो अगर धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता नहीं है, तो वो धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। समझ में आ गई आपको चीज़? तो ये रहा हमारा स्वतंत्रता, किस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए और स्वतंत्रता को कैसे प्रकार रखना चाहिए। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे केस भी हुए हैं। ठीक है, उसके हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, जब भी हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको सामने मिल जाएगी। ठीक है, अभी आप अपना समझ लीजिए कि प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ठीक है, किस प्रकार दिए हैं, तो इसको हम समझ लेना है कि इसका होल मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समानता के बारे में कि समानता क्या चीज़ होती है। चलिए, तो समानता किस प्रकार की, यानी कि यहाँ पे 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। एक होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की समानता, और दूसरा है अवसर की समानता। समझ गया? तो यहाँ पे 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, एक प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी अवसर की समानता। अवसर की समानता का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर, यानी कि एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है, ठीक है, दोनों को विकसित होने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है, तब ये अवसरी समानता का मतलब है, जो गरिमा है वो सिद्ध हो जाएगी। वही हम प्रतिष्ठा की बात करते हैं कि प्रतिष्ठा की समानता क्या होती है। प्रतिष्ठा की समानता, इसमें क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा कि समाज में व्यक्ति समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा या हैसियत समान मानी जाएगी, और धर्म जाति के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या हीन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, कैसी समानता, इसमें प्रतिष्ठा की समानता कैसी होगी कि समाज में जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, जो हैसियत, ठीक है, हम हैसियत की सीधी बात कर देते हैं, जो हैसियत है इसको हम प्रतिष्ठा भी बोलते हैं, ये क्या है? समान मानी जाएगी। ठीक है, तो समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जो हैसियत है, समान मानी जाएगी, और धर्म, जाति आदि के आधार पर क्या है, किसी को श्रेष्ठ या कम नहीं आंकेंगे। तो ये कहलाएगी आपकी प्रतिष्ठा की समानता। कहते हैं ना व्यक्ति कि ये मेरी प्रतिष्ठा का अपमान हुआ है, यहाँ पे प्रतिष्ठा बराबर नहीं है। ठीक है, तो हर व्यक्ति हैसियत दिखाने या फिर प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए काम करता रहता है। तो ये हुआ हमारा समानता वाला, जिसमें कि समानता कितने प्रकार की है, कैसी होती है। आगे यहाँ पे बात की गई है व्यक्ति की गरिमा की। तो प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा, किस प्रकार की गरिमा? मानवीय गरिमा से परिपूर्ण जीवन, ठीक है, मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन प्रदान करना, ये कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में कि किस प्रकार की व्यक्ति गरिमा होनी चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, जीवन प्रदान करना, ये सरकार का कर्तव्य होता है। अब मानवीय गरिमा की बात करते हैं, तो मानवीय गरिमा कैसी होनी चाहिए? जो कि आधारभूत जरूरतों को पूरा करती हो। ठीक है,
जो भी आधारभूत ज़रूरतें हैं इन्हें पूरा करना। तो ये आप मानवीय गरिमा से, जैसे कोई गरीब है तो अन्न, अगर उसके पास अनाज नहीं है तो अनाज का उपलब्ध करवाना, ठीक है। सड़क नहीं है, सड़कों का नियोजन करवाना। बिजली नहीं आ रही है तो बिजली की आपूर्ति करवाना, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, मानवीय गरिमा के साथ जीवन का यापन करना है। चलिए, तो जाते व्यक्ति गरिमा वाला टॉपिक ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं बंधुता की। तो बंधुता का सिंपल सा मतलब होता है भाईचारा बनाए रखना, ठीक है। जैसे हम भ्रातृत्व की भावना बोलते हैं, भ्रातृत्व, ठीक है, सॉरी। तो भ्रातृत्व की भावना को सजो के रखना या फिर इनको बनाए रखना, तो ये होता है हमारा बंधुता। इसमें क्या है, धर्म या जाति, ठीक है, लिंग आदि सब का भेदभाव नहीं करना है, बाकी सबको समान मान के चलना है। तो ये हो जाता है हमारा बंधुता। आगे हम बात करते हैं एकता और अखंडता की। तो किस प्रकार की एकता की बात की गई है और किस प्रकार की अखंडता की बात की है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो एकता यह क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विचार होता है ना। आप समझ रहे होंगे, एकता क्या है, एक मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक विचार है, जो कि क्या होता है, नागरिकों के बीच एक होने की भावना होती है, ठीक है, एक होने की भावना। जैसे हम समाज में एक हैं, हम भारत कहते हैं ना, भारतीय या राष्ट्रीय, राष्ट्र, एक राष्ट्र की बात करते हैं, तो एकता की बात होती है यहाँ पे। तो सभी के बीच बंधुता के भाव से जुड़े रहना, ये क्या कहलाता है, हमारी एकता की बात करता है, ठीक है। वहीं अखंडता क्या है, एक भौगोलिक विचारधारा है, भौगोलिक विचारधारा। चलिए, जिसका अर्थ क्या होता है कि भारतीय क्षेत्र या फिर इसका जो भूभाग है ये अलग ना हो, है ना। जैसे कि भारत का भूभाग है ये भारत से अलग ना हो, थोड़ा गलत हो गया, आप इसको सीरियस मत लीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे बना दे रहे हैं थोड़ा सा टेम्परेरी। चलिए, तो ये हमारा भारत है, नक्शा बना धीरे धीरे सीख जाएंगे, परेशान मत होइए, चलते हैं हम लोग। तो इसका कोई भूभाग है, मेन टॉपिक मेरा ये है समझाने का, कोई भूभाग ये अलग ना हो भारत से, ठीक है। जो भारत का नक्शा है उससे जो उतने क्षेत्र पाए जाते हैं, अगर वो अखंड भारत की भावना का सम्मान करते हैं, अखंड भारत को बनाए रखते हैं, कि कोई भी भूभाग इससे अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो जगह के अभाव के कारण मैंने मैप थोड़ा सही नहीं बनाया, तो आप इसको थोड़ा सीरियस मत लीजिएगा। तो ये हमारा जो अखंड भारत की संकल्पना है, मैं उस पर फोकस करना है, मैप पे फोकस नहीं करना है। मैप पे हम ज्योग्राफी क्लास में फोकस करेंगे। तो आज हमारा यहाँ पे एकता अखंडता हमने क्या क्या चीज़ समझी, थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। एकता और अखंडता समझा है हमने, बंधुता समझी है, व्यक्ति गरिमा समझी है, यहाँ पे समानता को देखा है, स्वतंत्रता देखा है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कैसे प्राप्त करनी चाहिए और कैसे व्यक्ति को देनी चाहिए। न्याय की बात समझी, यानी कि उद्देश्य पूरा हमने होल समझ लिया है कि सत्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले हमने गणराज्य समझा था, ठीक है, लोकतंत्र की भावना देखी थी, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में अंतर देखा है, पंथ निरपेक्ष क्यों जोड़ा गया है। आप सबको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बतानी है कि इसमें जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में क्या है, संशोधन, संशोधन की बात आती है तो कब हुआ था, ये कमेंट में लिखना है, और कौन से नंबर का संशोधन हुआ था, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। चलिए, और समाजवादी हमने यहाँ पे देख लिया है कि भारतीय समाजवाद कैसा है और मार्क्सवाद से कैसे अलग है और कैसे समानता रखता है, ठीक। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो मैंने एक रिवीजन करवा दिया है। लेक्चर 3 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आपका एक काम है, आपके क्वेश्चन को कमेंट करके बताना है ज़रूर, ताकि मैं मानूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, नहीं तो सब लोग ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम उसी का निकलेगा जो अच्छे से पढ़ेगा, ईमानदारी से पढ़ेगा। इतने लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म भरते रहते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने से थोड़ी ना एग्ज़ाम निकलता है, एग्ज़ाम पढ़ने से निकलेगा। आप पढ़ते कितना है, रिवीजन कितना करते हैं चीज़ों का। मैं यहाँ पे आपको कितना रिवीजन करवा रहा हूँ ये आप खुद समझ सकते हैं। हम जब भी लेक्चर शुरू करने से पहले मैं उसका रिवीजन करवा देता हूँ, लेक्चर ख़त्म होने के बाद ही मैं इसका रिवीजन शुरू कर दिया है कि रिवीजन करवाऊँगा, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र ऐसी कुंजी है या फिर की है जिससे हम एग्ज़ाम को क्रॉस कर सकते हैं। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर यूपीएससी आपको क्रैक करना है तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो गूगल कीजिए, अपने नोट्स जो भी हैं उससे पढ़िए, नहीं तो आगे हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। तो ये रहा हमारा लेक्चर तीसरा। आगे मैं बता देता हूँ कि अगले लेक्चर हमें क्या पढ़ना है। तो प्रस्तावना की आलोचना, ठीक है, प्रस्तावना का महत्व और प्रस्तावना संबंधी जो भी मुद्दे हैं तो वो हम देखेंगे कौन से लेक्चर में। ये हमारा लेक्चर 4 जो आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 4 में हम ये सब देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।